सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2023। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में, जो आपके सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए अति उपयोगी होंगे। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का पहला सवाल है साथियों कि एयर इंडिया कंपनी ने किस कंपनी के साथ 34 बिलियन का समझौता किया है? बोइंग, एयरबस या सी दोनों? डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में एयर इंडिया ने बोइंग तथा जो अमेरिका की एक कंपनी है, एयरबस जो फ्रांस की एक कंपनी है, इनके साथ मिलके 34 बिलियन का समझौता किया है। यानी इससे अब एयर इंडिया कंपनी बोइंग और एयरबस के साथ मिलके 34 बिलियन रुपए का समझौता किया गया है, जिसके तहत वायु विमानों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर बात साथियों हम एयर इंडिया की करें, एयर इंडिया की स्थापना साथियों 15 अक्टूबर को 1932 में इसके संस्थापक थे JRD रतन टाटा। का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा के द्वारा किया गया था और एयर इंडिया का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। जी हाँ, तो एयर इंडिया के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी। 15 अक्टूबर 1932 को। इसके संस्थापक थे JRD टाटा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में एयर इंडिया का जो संचालन कर रहा है वो संचालक करता है टाटा सन्स, क्योंकि आप सभी को पता है 2018 में इसका निजीकरण किया गया था और निजीकरण के बाद टाटा सन्स ने इसे खरीद लिया। पहले भी ये टाटा की अपनी निजी एयर इंडिया विमान हुआ करता था, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन बाद में जब एयर इंडिया कंपनी घाटे में गई तो उसके बाद पुनः इसका निजीकरण कर दिया गया और निजीकरण के बाद फिर से टाटा ने अपने ही विमान को खुद खरीद लिया बोली लगा के। तो इसका सही आंसर होगा टाटा सन्स। टाटा सन्स की कंपनी इस समय एयर इंडिया को लीड कर रही है। दूसरा सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा दिव्य कला मेला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि इस कला का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि यह आदिवासी समाज से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजक है और चौथा आपका है ऑप्शन कि हर 5 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। हर 5 वर्ष पे इसका आयोजन नहीं किया जाता साथियों। शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजक नहीं है। इसका आयोजक जो है वो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय है और यह आदिवासी समाज से संबंधित नहीं है। जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, जो दिव्यांग हमारे व्यक्ति हैं भारत के, उनसे संबंधित है दिव्य कला और ये ऑप्शन ए सही है। इसका आयोजक मुंबई में ही किया जा रहा है और आप सभी को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। हमने आपको बताया कि मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र की बात करें तो साथियों 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। पहले एक राज्य हुआ करता था जिसे हम बॉम्बे राज्य के नाम से जानते थे। बाद में क्या हुआ कि बॉम्बे को भाषा के आधार पे 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। एक तो महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के आधार पे गठित हुआ और दूसरा राज्य था गुजरात जो गुजराती भाषा के आधार पे गठित हुआ। यानी इससे हम कह सकते हैं कि 1 मई 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, जिसे हम बॉम्बे राज्य के रूप में जानते थे। प्रेजेंट टाइम में शिवसेना महाराष्ट्र में सत्ता में है और इसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। साथियों अब शिवसेना 2 भागों में डिवाइड हो गई है। एक का कमान संभाल रहे हैं उद्धव ठाकरे जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और दूसरे शिवसेना का जो कमान संभाल रहे हैं वो एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में साथियों आपको 4 प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल मिल जाएंगे। टोटल भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो 40। इन 40 में से 4 आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। एक तो विक्टोरियन गोथिक है, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफाएं हैं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो टोटल 40 विश्व विरासत स्थलों में से 4 विश्व विरासत स्थल आपको मिल जाएंगे महाराष्ट्र में। इन 40 में साथियों जो 32 है वो
सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, कंचनजंगा, जो आपको सिक्किम में मिलेगा। पहला कौन सा था अगर आपसे ये पूछा जाए तो पहला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट था साथियों वो अजंता गुफा ही था। अजंता, ताजमहल, आगरा का किला, इन सभी को 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो 18 अप्रैल को। अगर महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं साथियों तो महाराष्ट्र में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें चंदौली राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, येवरस राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा आप। देश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों उनकी संख्या है 106। पहले 104 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे, बाद में असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, एक तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और एक दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, दिहंग पटकई। तो जब रायमोना और दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए तो 104 में अगर 2 जोड़ोगे तो 106 आ जाता है, यानी देश में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तो उसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा साथियों? ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट अगर देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो उसकी कब स्थापित हुआ था? ये 1936 में आज़ादी से पहले स्थापित हुआ था। अगला सवाल है साथियों कि महाराष्ट्र में क्या कोई रामसर साइट है? जी हाँ, महाराष्ट्र में 3 प्रमुख राष्ट्रीय साइट हैं। एक तो ठाणे क्रीक जो है ये रामसर साइट है, आर्द्रभूमि है। एक आपको वहाँ पे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, फ्लेमिंगो साथियों हंस की एक प्रजाति होती है जो पश्चिमी घाटों में पाई जाती है, गुजरात से लेके आपको गोवा तक मिल जाएगा। और इनको राजकीय पक्षी भी बनाए हैं लोगों ने, यानी इन राज्यों ने। तो फ्लेमिंगो जो है एक अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा ठाणे क्रीक महाराष्ट्र के अंदर। और बुड़वाला जो आर्द्रभूमि वेटलैंड है ये भी महाराष्ट्र में है। लोनार झील का नाम आप लोग जानते होंगे, क्रेटर झील है, खारे पानी की झील है, ये भी रामसर साइट है महाराष्ट्र के अंदर। कोई अगर आपसे पूछे कि देश में टोटल रामसर साइट कितनी है तो उनकी संख्या 75 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली रामसर साइट कौन सी थी तो सबसे पहले साथियों जो रामसर साइट भारत में घोषित किया गया था वो एक तो चिल्का झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में आपको मिलेगा, इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और केवलादेव अभ्यारण्य भी मिलेगा, केवलादेव झील भी मिलेगा, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेगा, केवलादेव वेटलैंड भी है। तो ये सभी आपको मिलेंगे गुजरात में। केवलादेव का ही अलग अलग नाम है क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी आप समझ सकते हो, यहाँ पे जैव विविधता है। तो केवलादेव जो और चिल्का झील को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था। ये रामसर साइट क्या होता है साथियों? तो रामसर साइट एक लिस्ट है जिसमें आर्द्रभूमि शामिल की जाती हैं। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं उन्हें इस साइट में लिस्ट किया जाता है। उनके संरक्षण, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य तथा केंद्र सरकार को दी जाती है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत पर्यावरण वन जीव संरक्षण को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो अब राज्य तथा सेंटर दोनों के अधीन है ये। और एक होता है साथियों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। जी हाँ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है काफ़ी लोग नहीं जानते। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो आर्द्रभूमि शामिल की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित हैं, जिसमें भारत में प्रेजेंट टाइम में 2 झीलें हैं। एक तो है आपका केवलादेव राजस्थान का और एक है लोकटक झील जो आपको मणिपुर में मिलेगा। तो लोकटक झील मणिपुर का और केवलादेव राजस्थान का, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। अगर इसके इतिहास की बात की जाए साथियों तो डेट थी 2 फरवरी 1971। ईरान के कैस्पियन सागर के तट पे बसा हुआ एक शहर, जिस शहर का नाम था रामसर। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि देश में या पूरी दुनिया में जितने भी आर्द्रभूमियाँ हैं इनका संरक्षण किया जाए। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो 1 फरवरी 1981 को लगभग 10 वर्ष के बाद भारत इसमें शामिल हुआ। और हर वर्ष इसीलिए हम 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। सबसे पहले आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए
तो 1997 में सबसे पहले आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है साथियों कि मोहम्मद सुबाहुद्दीन चप्पू को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? चेक गणराज्य, स्लोवेनिया, कजाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई या डी मान सकते हो आप, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है मोहम्मद सुबाहुद्दीन चप्पू को। ये अब्दुल लतीफ़ का स्थान लेंगे। अभी तक अब्दुल लतीफ़ बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होके एक नया राष्ट्र बना था। पहले ही पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान का, लेकिन हुआ यूं कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा आवामी लीग का गठन किया गया और जिसके बाद वहाँ पे चुनाव होता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, लेकिन वहाँ की सेना और वहाँ के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया जाता है, यानी उन्हें जनता के द्वारा चुने जाने के बावजूद भी उनको नियुक्त करने से मना कर दिया जाता है सेना और राष्ट्रपति के द्वारा। जिसके बाद एक विद्रोह होता है और इस विद्रोह में पाया जाता है कि एक व्यापक नरसंहार होता है बांग्लादेश के अंदर, जिसमें 25 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हो जाती है 25 मार्च 1971 तक। जिसके बाद तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक सेना का गठन किया जिसको कहते हैं मुक्त वाहिनी सेना। इस मुक्त वाहिनी सेना ने बांग्लादेश में होते नरसंहार में हस्तक्षेप किया और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया। जिसके बाद भारतीय मुक्त वाहिनी सेना का कुछ ही दिनों में ढाका पे कब्जा हो गया और पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद एक नया देश निकल के आया, बांग्लादेश। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जी नए प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनकी बाद में हत्या कर दी गई। उन्हीं की बेटी हैं इस समय जो देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना। तो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल लतीफ़ हैं। लेकिन अब ये पद से हट जाएंगे क्योंकि चप्पू साहब को नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। और बांग्लादेश की बात करें साथियों, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। आप सभी को पता है बाघ भारत का भी राष्ट्रीय पशु है और कमल जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसी तरीके से बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बंगला है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही जनगण मन अधिनायक जय हो को लिखा है। और अमार सोनार बंगला की रचना साथियों बंग भंग आंदोलन जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, उस समय इनके द्वारा किया गया था। ओ वर्ड्स यार, हाल ही में नियुक्त अगर अन्य दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर नज़र डालें तो हाल ही में सबसे पहले बात करते हैं, सुर्खियों में रहे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। जी हाँ, क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड में साथियों राष्ट्रपति नहीं होते क्योंकि न्यूजीलैंड उन राष्ट्रमंडल देशों में से एक है जिन्होंने अपना आज भी राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के शासक को नियुक्त कर रखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पपुआ न्यू गिनी जैसे देश है जहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते। राष्ट्रपति के समकक्ष